मैं रफ़ीक खान, MLA राजस्थान कांग्रेस पार्टी, and I'm MLA from Jaipur शहर, Jaipur city, Adarsh Nagar. Constituency name is Adarsh Nagar. Constituency is middle of the town, and rather you can say कि constituency जब हम शहर के अंदर एंटर करते हैं, जयपुर शहर के अंदर, इधर दिल्ली से और आगरा से, यूपी से, कहीं से भी, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से होके जाना पड़ता है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है आपको बताते हुए कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से काफ़ी समय बाद में यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और मुझे पार्टी ने मौका दिया, तो हमें कांग्रेस पार्टी को वहाँ से जीत मिली और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हम हरा पाए। इन सब से ऊपर की बात यह है कि पिछले 4 सालों से हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर, और जिस लेवल पे हमने काम किया है पूरे राजस्थान के अंदर, और ख़ास तौर से मैं अपनी बात करूँ तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो ऐसा कोई फील्ड हमने नहीं छोड़ा जिसमें हमने काम नहीं किया हो। जैसे मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके बता दूँ आपको कि काम की डेफिनेशन को अगर मीडिया और आप लोग समझें तो 3 तरह के काम मैं समझता हूँ जिसकी ज़रूरत आम आदमी को पड़ती है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पहली कंडीशन शुरू होती है, जहाँ बेसिक नीड को हम फुलफ़िल करते हो। आम आदमी की ज़रूरत क्या है, बेसिक नीड क्या है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें क्या है। एक ऐसा एरिया है जहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, स्लम्स हैं, और ऐसे लोग बाग हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, जिनको पानी की ज़रूरत है। तो एक काम जब कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है कि बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। फिर होता है अंडर डेवलप्ड एरिया, डेवलपिंग एरिया, और फिर आता है डेवलप्ड एरिया। तो फॉर्चुनेटली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तीनों चीज़ें हैं। तो मैंने ये टारगेट लिया कि सबसे पहले तो हम आम आदमी की ज़रूरतों को कैसे पूरा करें। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको पिछले 15-20 सालों में वहाँ हम पानी की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पाए। नल के कनेक्शंस नहीं थे, टैप वाटर नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की, और आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि आज हमने वो सब काम किए, वो पूर्ति करी। जो 1 लाख से ज़्यादा लोग बाग बिना पानी के रह रहे थे, उनको पानी की पूर्ति करी, खाद्य सुरक्षा की पूर्ति करी। फिर उसके बाद में जो एरिया आता है वो आता है अंडर डेवलपमेंट एरिया। अंडर डेवलपमेंट जो डेवलपिंग एरिया है, जिसमें आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है, स्कूल एक्सपेक्ट करता है, कॉलेजेस एक्सपेक्ट करता है, हॉस्पिटल एक्सपेक्ट करता है। तो 9 हॉस्पिटल मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में खोले, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पूरे राजस्थान के अंदर ये पहला टेन्योर ऐसा गया है जिसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे दी। तो आज हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल्स हैं। एक अकेली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे MLA बनने तक 2018 तक, फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल 2018, वहाँ 8 डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल मिला के 8 सेंटर्स थे। और पिछले 4 सालों में ज़रूरतों को समझते हुए मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी। कोविड जैसा डिफ़िकल्ट समय इसी दरमियान आया, तो हमने 9 सेंटर्स और खोल दिए। एक विधानसभा में 8 अगर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी मिला के हों और वहाँ आप 9 और खोल दो, तो इससे बड़ी बात एक टेन्योर के लिए ज़्यादा नहीं की जा सकती। जहाँ कॉलेज नहीं थी वहाँ कॉलेज खोली। स्कूल्स का अभी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, और स्कूल जब 2 साल पहले जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी और पूरा देश 150वीं जयंती मना रहा था, तो हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा की, और हमने कहा कि 150वीं जयंती है तो हम 150th बर्थ एनिवर्सरी, तो 150 नंबर हम स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे राजस्थान में खोलेंगे और महात्मा गांधी के नाम पे एक नई सौगात देंगे, और उसका नाम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल रखा गया। और उसकी ज़बरदस्त सफलता हुई। उसमें न केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई, इंग्लिश पढ़ाने वाले अध्यापकों का सिलेक्शन किया गया, और उनको जिन अध्यापकों का, जिन टीचर्स का, जिन शिक्षकों का खुद का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम था, उन सबको इंटरव्यू के ज़रिए सेलेक्ट करके उन स्कूलों में पोस्ट किया गया।
तो वो सफलता, और ज़ीरो फीस, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़ीरो फीस इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और पूरे राजस्थान में जब इसका ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला तो हमने उसको 3000 स्कूलें और खोलने की घोषणा की। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2800 स्कूलें हम अब तक खोल चुके हैं। तो इस तरीके से चाहे वो मेडिकल हेल्थ का इशू हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, हमने सब जगह काम करने की कोशिश की। आज मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में डेवलपमेंट का माहौल है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हम अकेले राजस्थान में ही करने जा रहे हैं। जैसे चिरंजीवी योजना है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, मुझे आपको बताना चाहिए कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें पहले क्या होता था कि पहले आम आदमी के घर में अगर कोई बीमार हो गया, किसी गरीब आदमी के 15-20 हज़ार रुपये सैलरी का आदमी है या 50 हज़ार रुपये सैलरी का आदमी है और उसके घर में कोई ऐसा गंभीर बीमारी किसी परिवार के सदस्य को हो गई, तो हमारा कल्चर, हमारा संस्कार ऐसा है कि सास बहू के झगड़े भले ही हों, लेकिन जब सास बीमार हो जाती है तो वही बहू अपना जेवर निकाल के देती है कि माँ का इलाज कराओ। ऐसे संस्कार लेके हम जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, तो ऐसा होता था कि परिवार का मुखिया जो एक आदमी कमाने वाला है और परिवार में कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसमें 4-5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो जो बीमार हुआ उसका तो पता नहीं क्या हो, लेकिन वो पहले ही मर जाता था कि अब कैसे चुकाएंगे, इंटरेस्ट पे लेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, खेत बेचेंगे, ज़मीन बेचेंगे, जायदाद बेचेंगे या जेवर बेचेंगे। लेकिन हम एक ऐसी स्कीम धरातल पे लेके आए कि परिवार के मुखिया को सिर्फ 850 रुपये जमा कराने, बाकी पैसा सरकार देगी। और हमने एक चिरंजीवी योजना के नाम से एक पॉलिसी लेके आए जिसमें हमने सबसे पहले उनको 5 लाख रुपए तक का कवर दिया। न केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बल्कि पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उसको जगह दी। फिर जब उसकी सफलता हमें मिली तो पहले उसको 10 लाख तक इंक्रीज़ किया। अब 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज 850 रुपये प्रीमियम देके पूरी फैमिली का आदमी सुरक्षित है। 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। वो हॉस्पिटल उसके लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए कि भी हार्ट का ये है, लंग्स का ये है, किडनी का ये है, और बहुत सारी गंभीर बीमारियों को हमने उसमें शामिल किया। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि ये स्कीम न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का रोल मॉडल बनी और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई कि 850 रुपये में अगर आप पूरे परिवार की स्वास्थ्य गारंटी ले लेते हो, अब आम आदमी को, राजस्थान के आदमी को ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान, जेवर आदि बेचने की ज़रूरत नहीं है किसी का इलाज कराने के लिए। फ्री दवा, फ्री इलाज, ये मॉडल अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छा कहीं है तो राजस्थान में है। और राजस्थान ने न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को और दुनिया को मेडिकल हेल्थ के सेक्टर में एक नई दिशा दी है। लोग ये सोचने को मजबूर हो गए, लोग स्टडी करने आते हैं क्या पॉलिसी है, कैसे काम कर रहे हो, कैसे इलाज हो रहा है, कैसे सक्सेसफुल है। मिसयूज़ भी बहुत होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल मिसयूज़ भी कर लेते हैं, बिल कुछ का होता है, बनाते कुछ हैं। इससे डरते हुए लोग लागू नहीं कर पाते स्कीम। तो उसका धरातल पे एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ग्राउंड पे हम एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को देखने के लिए लोग विदेशों तक से राजस्थान में आते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह की स्कीम है और कैसा काम किया जा रहा है। तो एक ऐसी स्कीम को हमने रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया राजस्थान के अंदर, जो पूरी दुनिया की दिशा बदले हुए। मैं एमएलए इलेक्शन लड़ने से पहले मैं यूथ कांग्रेस से मेरा सफ़र शुरू हुआ और बाद में मैं मेरे बिज़नेस में ज़्यादा इन्वॉल्व था, पार्टी के कामों में, इलेक्शन में और इसमें इन्वॉल्व रहता था। तो पूरी दुनिया में घुमा हुआ हूँ, 50 से ज़्यादा देशों में मैंने विज़िट किया है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें 850 रुपये दो और 25 लाख रुपए तक की बीमारी का कवर फ्री मिले। 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री किया जाए। तो ऐसी स्कीम हमने धरातल पे दी राजस्थान के अंदर, जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा रही है। कॉन्फ्रेंस आज रखा है। कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत इनिशियल स्टेज है किसी भी बात को कमेंट करने के लिए। अभी आए ही हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म है। ऑफ कोर्स इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है,
लोगों को पता लगेगा, इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन वॉइस ऑफ फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर कोई आदमी, हमेशा जब आप किसी भी डेमोक्रेसी में जाते हो तो उसमें ना की भी एक जगह है, क्रिटिसिज्म की भी एक जगह है। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, आप ना नहीं सुन सकते, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है, फिर वो डेमोक्रेसी का हनन है। तो मुझे खुशी होगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म बने और पूरे देश में इन मुद्दों पे चर्चा हो कि डेमोक्रेसी का हनन न हो। आज अगर कोई भी आदमी, पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर कोई आदमी किसी बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में जाता है तो वहाँ से एक आवाज़ उठती है, ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, सीबीआई वाले आ जाएंगे। ये भय नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। जिस तरह का काम पिछले कुछ सालों में हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ के बनाई गई, कर्नाटक में सरकार तोड़ के बनाई गई, मणिपुर में तोड़ के बनाई गई, गोवा में बनाई गई। हम चुनते किसी और को हैं और सरकार कोई और बनाता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो है जिसको आप चुनते हो, जिसको आम आदमी चुनता है, वो आदमी 5 साल के लिए राज करे। अगर लोकतंत्र के हितों की रक्षा होगी तो ऐसे प्लेटफॉर्म जिंदा रहेंगे और उनकी वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा आपको, जिस भी सरकार को हम चुने, जिस भी सरकार को आवाम चुने, जनता चुने, उस सरकार को उसके पूरे टेन्योर तक काम करने दिया जाए। ऐसे माहौल जो बन रहे हैं पूरे देश के अंदर, मनी पावर ग्रैब कर रहा है, लोगों को खरीद फरोख्त हो जाती है। और जब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मीडिया में फिल्म चलती है, टीवी चलता है, तो आवाज़ ये नहीं आती है कि एक एमएलए को खरीद लिया गया, ये लिखा जाता है एक विकेट और गिरा। एंजॉय किया जाता है, एंजॉयमेंट नहीं है वो देश की डेमोक्रेसी पे खतरा है। उस खतरे को भांपें हम। और मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, उसको ये चाहिए कि वो इस बात को हाईलाइट करे कि नहीं, ये सही नहीं है। अगर कोई आदमी अब जिस पार्टी से चुना गया, जिस पार्टी को जनता ने समर्थन देके भेजा, जैसा जिस स्टेट में हम बैठे हैं उस स्टेट की भी अगर अपन बात करें तो आम आदमी को ऐसा लगता है, और ख़ास तौर से मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि शिवसेना का सिंबल ठाकरे परिवार का था, उनका था। क्या हुआ, कैसे डिसीजन आए, कैसे फैसले हुए, क्या प्रूफ प्रस्तुत किए गए, किस तरह से सरकारें पलटी गई, कैसे राहुल गांधी को ईडी का नोटिस दिया गया और सारे हिंदुस्तान की कांग्रेस को दिल्ली पे अटेंशन दिया गया और रातों रात सरकारें बदल गई। जब सरकार के अंदर अपने पवार साहब की फैमिली से अजीत पवार को शामिल करते हुए सीएम डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त रात के 3 बजे डिसीजन होते हैं सरकार बनाने के काम। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी जायज़ काम, ऐसा कोई भी कानूनी काम रात के 3 बजे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी ईमानदार हो, अपने हक पे हो, तो बिल्कुल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने करे और कहे कि हम ये करना चाहते हैं। अगर समर्थन मिलता है तो समर्थन लें। अगर कोई दूसरी पार्टी के विधायक भी तोड़ करके आते हैं तो आएँ, लेकिन अगर उसमें खुशबू खरीद फरोख्त की होती है तो वो देश के लोकतंत्र पे कुठाराघात है, लोकतंत्र की हत्या है। हम सबको मिलकर के ये तय करना चाहिए, हमारा देश और लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, और डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए खड़े होंगे तो देश का लोकतंत्र बचेगा। मैं जब मुझे टिकट मिली, पहली बार मुझे टिकट मिली और मेरे सामने बीजेपी के बहुत मजबूत नेता, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और सभी ने ये कहा कि नया आदमी है, बाहरी है। और मैं कहता रहा बाहरी नहीं है, थोड़ा सा भारी है। लेकिन नए आदमी को तवज्जो नहीं दी गई। मैंने कोशिश करी, जनता के बीच गया, कुछ हमारे लीडर्स भी खिलाफ थे, जनता के बीच गया, आवाम के बीच गया और जनता से अपील करी, मेरे विज़न को बताया कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ।
और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष राजनीति कर रहे हो और उनकी सरकार हो, और उससे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नल का पानी नसीब नहीं हो, पानी खरीद के भरना पड़ता हो या सड़क पे जाके भरना पड़ता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं उन सब बस्तियों में गया जहाँ ऐसी समस्याएं थी और मैंने कोशिश की कि उन सभी समस्याओं का मैं इन 4-5 सालों में सॉल्यूशन करूं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि मैंने सॉल्यूशन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा विज़न और ऐसे प्रोजेक्ट दिए हमको, जिससे हम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी इस बात की चर्चा है कि काम जितना राजस्थान सरकार में हुआ है उतना शायद कभी किसी स्टेट में नहीं हुआ। देखिए, हर आदमी जब किसी राजनीतिक दल में जाता है तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि उनके आदर्श होते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन अगर आइडियोलॉजी की बात करो तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जो हम देश देख रहे हैं, जिस देश की संरचना किसी ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिस देश के अंदर आधारभूत ढांचा नहीं था, हम सुई नहीं बना सकते थे, हम डिपेंड थे औरों पे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री देश के अंदर आए। और आज जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे, चाहे वो आप इंडियन ऑयल की या पेट्रोलियम कंपनीज़ की बात करो, चाहे आप एयरलाइन की बात करो, चाहे आप भारतीय रेल की बात करो, चाहे आप कोई भी सार्वजनिक उपक्रम भागना नांगल डैम की बात करो, चाहे डैम्स की बात करो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करो, चाहे आईआईटी की बात करो, आपको ये दिखेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रॉ हिंदुस्तान को नई दिशा दी। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हिंदुस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूशंस की पांव जमाए, जिसके लिए आज हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाद के कुछ सालों में और अभी पिछले रिसेंट ईयर्स में हम इसमें कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम कांग्रेस के लीडर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि न केवल आधुनिक भारत का निर्माण की नींव रखी गई, बल्कि उनके बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी देश की। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज बहुत से चैनल्स पे आप देखते हो कि साहब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को दिखाते हैं और फिर पाकिस्तान से कंपैरिजन बता देते हैं और पाकिस्तान को एक थ्रेट बता देते हैं और आदमी को डरा धमका के उनको एक फियर का एटमॉस्फेयर कर बना दिया जाता है। सच्चाई जानो, आप जैसे लोगों के लिए सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुए तो हम बराबर थे, रॉ थे दोनों। और आज 70 साल में पाकिस्तान यहाँ है और हिंदुस्तान यहाँ है, तो कुछ तो कांग्रेस के लीडर्स ने किया होगा कि हमारे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति क्या है और हिंदुस्तान की फाइनेंशियल स्थिति क्या है और पूरी दुनिया में स्टैंडिंग क्या है, इसको आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि लीडर्स ने क्या काम किया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, न केवल प्रधानमंत्री बनी, कठिन समय में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता था और एक ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करा के एक नए देश का निर्माण किया जो बांग्लादेश कहलाया। उनको एश्योरेंस दिया कि हम भले ही पाकिस्तान से आप अलग हो रहे हो, हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर। और इस एश्योरेंस के साथ बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 93,000 सैनिक पाकिस्तानी सेना के सरेंडर हुए, नील डाउन हुए। इससे बड़ा सरेंडर पूरी दुनिया में किसी भी सेना का नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष को कहना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी को कि तू इंदिरा नहीं, तू दुर्गा है। रातों रात 27 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्राइवेट हाथों से छुड़ाया गया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस नेत्री की आत्मा रो रही है, जब आप उसके ज़माने में जिन बैंकों को हमने राष्ट्रीयकरण किया और प्राइवेटाइज सेक्टर से लेके नेशनलाइज बैंकों की श्रेणी में लेके आए, आज हम वापस उसी ओर जा रहे हैं, हम वापस प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जिस नेत्री ने देश की आर्थिक संरचना की नींव रखी, उसकी आत्मा के विपरीत हम काम कर रहे हैं। और हम सीएए बिल ले आए और हमने कहा हम बांग्लादेशियों को नागरिकता नहीं देंगे। हम भूल गए कि ये बांग्लादेश वही है
जिसका जन्म हिंदुस्तान ने किया है, जो पैदा हिंदुस्तान के आशीर्वाद से हुआ है, जो हमारे आशीर्वाद से पैदा हुआ है, उसके बारे में हमने अनेक बिल ला करके अपनी हिस्ट्री को भी कुठाराघात किया, हिस्ट्री के साथ भी कुठाराघात किया। लेकिन और उसके बाद के आप बात देखोगे तो जो आज ये आपके हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है, आईटी सेक्टर है, इसको जब लेके आए तो राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता बने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए और ये कहा कि मैं भारत को अमेरिका से कंपेयर करना चाहता हूँ। सैम पित्रोदा को वहाँ से लेके आए, डॉक्टर त्रेहान को वहाँ से लेके आए, उनको बेनिफिट दिए और ये कहा कि आप जो काम वहाँ कर रहे हो आप हिंदुस्तान के अंदर करो। एक आधुनिक भारत की सोच के अंदर उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब काम किए। टेलीफोन के बारे में, आईटी के बारे में आप पता करोगे तो हम इतना पिछड़े हुए थे, तो एक आधुनिक क्रांति हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर में और आईटी सेक्टर में। और कुछ राजनीतिक दल इस बात से कुंठित हुए, कंप्यूटर्स लेकर के बैलगाड़ियों में लेके असेंबली में, पार्लियामेंट में ले गए कि अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो हिंदुस्तान का आवाम रोज़गार हो जाएगा, मुनीम बेरोज़गार हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताने में खुशी है कि वही आईटी सेक्टर है पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। जब आईटी सेक्टर के 100 बड़े आदमियों की या 200 बड़े आदमियों की कॉन्फ्रेंस होती है तो 80% आदमी हिंदुस्तान का होता है। ये आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी राजीव गांधी जी ने। और फिर मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 10 साल का काम, अगर हिंदुस्तान की आर्थिक क्रांति में अगर बढ़ोतरी हुई, आम आदमी की हैसियत में इजाफा हुआ, आम आदमी की फाइनेंशियल एसेट बढ़ी, तो 4 से 14 के अंदर बढ़ी। 4 से 14 में ऐसा एटमॉस्फेयर था पूरे हिंदुस्तान में कि पूरी दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती थी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान में आना चाहती थी। रुपया कम मजबूत हो रहा था, डॉलर कमज़ोर हो रहा था और देश के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हों। 10 गुना से लेके 1000 गुना तक ज़मीनों के, जायदादों के दाम बढ़े, लेकिन 4 से 14 में ही बढ़े। जो 14 में थे वही आज है। 10 साल में कोई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ 4 से 14 में थी। और खाली एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट या एक घर की नहीं थी, किसी गांव में भी थी, ढाणी में भी थी, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी थी, तो बड़े शहरों में भी थी। और जिस सिटी में आज हम बैठे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं उस सिटी में भी थी। उसके बाद से लेकर आज तक 10 सालों से इकोनॉमी डाउन है, रोज़गार में वृद्धि नहीं है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में चर्चा की जा सकती है और इनके ऊपर सॉल्यूशन पे विचार किया जा सकता है। मुझे खुशी है ऐसे इवेंट होंगे, चर्चाएं होंगी, लेकिन डेमोक्रेसी को ज़िंदा रख करके, आवाज़ को दबा के नहीं, आवाज़ को खोल के, वॉइस ऑफ फ्रीडम को मेंटेन करके बोलने की आज़ादी दी जाए, आदमी को सुना जाए। और जब भी कभी किसी की भी सरकार हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो और चाहे किसी और पार्टी की हो, ना की जगह होनी चाहिए। हमेशा डिसेंट की अपनी जगह है। मैं अगर आपकी बात से सहमत नहीं हूँ तो आप भले ही बिल अपनी सहमति से पास कर दो, अपनी मेजॉरिटी से, लेकिन मेरी बात को पॉइंट आउट किया जाए, नोट किया जाए और ये कहा जाए कि इस आदमी का डिसेंट है, ये नहीं मान रहे हैं इस बात को, तो डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। मुझे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है, आपने एक संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा, किसी मुस्लिम विधायक के मुंह से आप संस्कृत का श्लोक सुनोगे तो अच्छा लगेगा आपको। अयम निज परोवेति, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम वसुदेव तु कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटी सोच वालों की सोच है, छोटी सोच वालों का कहना है, छोटी सोच वालों का कथन है। और मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड ही परिवार के समान है, जातिवाद की जगह नहीं है। हमें हिंदुस्तान की आवाम को कास्ट कम्युनिटी पे वोट न दे करके, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और दल हो, हम काम के आधार पे मार्किंग दें और उसके काम को वोट करें, तो मुझे विश्वास है कि जो मेरी सोच है वो भी ज़िंदा रहेगी और देश के अंदर दिशा भी अच्छी रहेगी और डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ पाएंगे।